गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि PYQ किसका इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं। यानी इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हाई वेटेज रखते हैं, वो भी टॉपिक कवर कर लेंगे और PYQ के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग। आखिर सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट फोकसेस ऑन, ये किस किस चीज़ पे फोकस करता है। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन पे फोकस करता है, कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है, मेंटेनेंस पे फोकस करता है और फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ड इन्वायरमेंट पे भी फोकस करता है। ठीक है, और ये बनाता क्या क्या है तो वो लिख देंगे आप, रोड, ब्रिजेज, डैम, एयरपोर्ट, ये सब जैसे बनाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ब्रांच क्या क्या होती हैं। तो ब्रांच में आपको ऐसा नहीं लिखना है कि ब्रांच लिख दिया उसको डिस्क्राइब किए जा रहा है। आपको क्या करना, मार्क्स उठाना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है। इसको जितने अच्छे से आप लिखेंगे, जितने एकदम व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, मार्क्स यूनिवर्सिटी उतना अच्छे से देगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो लिखने के पैटर्न, राइटिंग और लिखने किस किस पैटर्न में है, उसे साफ दिख रहा है कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। उसका पहले एक ब्लैक पेन से एक फोकस लिखेंगे, फोकस में लिख देंगे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, टनल्स हो गया। की एक्सपेक्ट में क्या होगा कि इसमें मतलब उसका की एक्सपेक्ट इस ब्रांच का क्या है, तो टू इंश्योर द स्ट्रक्चर आर सेफ, स्टेबल, कैपेबल टू विथ स्टैंड वेरियस लोड एंड फोर्सेस को करना। ठीक है, इतना हो गया। आप एक दो लाइन और इसी को बढ़ा के लिख देंगे, बस हो गया। फिर आ जाएंगे किस में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। जियो टेक्निकल का फोकस क्या होगा कि वो स्टडी, अर्थ को स्टडी करता है, जिसमें सॉयल भी आ गया और रॉक भी आ गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि एस्पेक्ट क्या है, डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, मतलब किस मिट्टी पे कैसा फाउंडेशन देना है, ये इसी मतलब कि इसी इंजीनियरिंग के और इसी ब्रांच में आएगा। और इसमें टनल्स को डिस्क्राइब करते हैं, ये सब डिस्क्राइब करते हैं। अगर बात करें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो इसका फोकस होगा कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या हैं उसको सॉल्व करना, और वाटर, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब को भी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट को का भी ख्याल रखा जाए, वैसा डेवलपमेंट इसमें करते हैं। फिर अगला बात करें तो अगला आता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इसमें क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट होगा किसका, वाटर रिसोर्स का होगा। इसमें किस चीज़ का डिजाइन करते हैं, जैसे कि पानी का क्या क्या सोर्स है। जैसे ही किसान खेती करता है तो उसको क्या चाहिए, डैम चाहिए, कैनाल चाहिए, उसी का डैम का डिज़ाइन, कैनाल का डिज़ाइन, पाइपलाइन का डिज़ाइन, ड्रेनेज सिस्टम का डिज़ाइन। और आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में वहाँ पे एक क्या होता है कि एक बड़ा सा म्यूनिसिपल के द्वारा वाटर स्टोरिंग टैंक बहुत बड़ा सा बनाया जाता है, वो भी क्या सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन करता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग उसी तरह हो गया। सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स आप लोग तो अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप लोग के सब्जेक्ट में भी है। इसका फोकस क्या है कि मेजरमेंट एंड मैपिंग ऑफ अर्थ सरफेस करना। ठीक है, की एस्पेक्ट की बात करें, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन दो थ्रू एक्यूरेट डेटा कलेक्शन करके करना। अब बात करते हैं कि डिस्कस द एंटरप्रेन्योर पॉसिबिलिटीज़ इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी क्या क्या उद्यमी हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग में उद्यमी हैं, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस सेक्टर में पाला है, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, आप लोग रियल इस्टेट का बिजनेस जरूर सुने होंगे, जिसमें क्या होता है कि कोई कस्टमर पैसा दे, एक जो बिल्डर है उसके पास ज़मीन है, उस पर क्या करेगा, वो बिल्ड करेगा, और उसके बाद बिल्ड करने के बाद क्या करेगा, वो उसे कस्टमर को दे देगा। तो वही रियल इस्टेट वाले क्या करते हैं कि वहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि कस्टमर को पकड़ते हैं, उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, आइडिया दिखाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि उसे बिल्ड करके उसे दे देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, इसमें लार्ज स्केल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रोड बनना, ब्रिज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब भी आता है। और ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशन, इसमें आप क्या होता है कि जैसे देखिए, एक तो होता है कि बिल्डिंग होता है, एक होता है ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। यानी जब भी आप घर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें दो तरह से, थोड़ा सा और इनिशियल कॉस्ट आप लगा लेंगे तो ग्रीन बिल्डिंग बन जाएगा आपका। ग्रीन बिल्डिंग बनने से क्या आपका एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपका जो
घर होगा उसका जो टेम्परेचर होगा 4 से 5 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 एसी का कॉस्ट आपका बचेगा क्योंकि 4 से 5 डिग्री रिड्यूस हो गया। और दूसरा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा वो भी आपका कम हो जाएगा। कंसल्टिंग एंड डिज़ाइन सर्विसेज मतलब कि जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसमें क्या कि एक एक बिल्डिंग आप लेके गए, अब इस किस किस पॉइंट पे कितना है, तो ये क्या करेगा, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उसको कंसल्ट करके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आप दिखवा सकते हैं कि किस लोड पे कितना करेगा और किस जगह पे कितना फोर्स लगेगा, कितने फ्लोर का हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं। अब बात करें कि जियो टेक्निकल कंसल्टेंसी की, तो जियो टेक्निकल में आप दिखा सकते हैं जैसे कि आपका सॉइल है कि तो सॉइल को आप इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं कि इस सॉइल डेंस है या नहीं, इसमें क्या क्या है, क्ले ज़्यादा है या मिनरल्स ज़्यादा है या लोमी ज़्यादा है या सैंड ज़्यादा है, वो करा सकते हैं। इस पे हम लोग बना सकते हैं या नहीं। या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसे अर्बनाइजेशन होता है तो क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन होता है तो ट्रांसपोर्ट हाईवे को सब जगह से गुजारते हैं, तो हाईवे को जैसे ही सब जगह से गुजारते हैं तो उसमें भी प्लानिंग होता है कि किस तरह से करें ताकि किसी का घर ना टूटे, कि कोई जैसे कि कम स्क्वायर एरिया में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रोड निकल के आए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज उसी तरह होता है। और सर्वेइंग एंड मैपिंग में भी आप देख सकते हैं कि लैंड सर्वेइंग होता है, जैसे कि टोपोग्राफिकल स्टडी किया जाता है कि ये प्लेन टेरेन है या रोलिंग टेरेन है या माउंटेनियस टेरेन है, ये सब। जियोमेट्रिक एंड जीआईएस सर्विसेज आता है। कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सेटअप में मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम जो है, इसमें क्या करते हैं कि मॉडलिंग एक तैयार करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं, प्रोटोटाइप, जैसे कि कस्टमर आपसे डिमांड किया कि हमको इस टाइप का इस टाइप का चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि मॉडलिंग के थ्रू उसे क्या इस तरह से करेंगे और 3D से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका घर इन फ्यूचर में ऐसा दिखेगा। उसी को हम लोग बीम ये सब के थ्रू करते हैं, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब से बचाव के लिए भी हम लोग जो करते हैं वो उसे कहते हैं। और पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो उसमें क्या होता है कि सर्वेइंग करना कि कितना क्षति हुआ है, क्या क्या रिन्यूएबल किया जा सकता है, ये सब भी हम लोग को देखना पड़ता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिस्ट 5 एंशियंट मोन्यूमेंट एंड 5 मॉडर्न मार्वल एंड आल्सो लिस्ट द यूनिकनेस ऑफ इच, यानी 5 एंशियंट मोन्यूमेंट और 5 मॉडर्न मार्वल को करना है, जिसमें क्या, तो सबसे पहला आता है द पिरामिड ऑफ गीज़ा जो कि इजिप्ट में है। आप ये पहले लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे पिरामिड ऑफ गीज़ा, ठीक है। फिर कंट्री नेम डालेंगे इजिप्ट। फिर उसके बाद देंगे यूनिकनेस, तो ये सबसे ओल्डेस्ट है 7 वंडर्स में हो गया, ठीक है। और स्टिल लार्जली इंटैक्ट है। और यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कि जो पिरामिड बना हुआ है ये है। और रिमार्केबल फॉर प्रीसियस अलाइनमेंट विद द क्रेडिनियल पॉइंट एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स कंस्ट्रक्शन विथ रिमेन सब्जेक्ट टू स्टडी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये जो है कि इसका जो स्लोपिंग है वो कैसे इतना सटीक है और कैसे ये अभी तक टिका हुआ है, ये सब्जेक्ट मतलब स्टडी का सब्जेक्ट है, ये अभी भी बना हुआ है। इसमें जो बेसिकली है वो लाइम का यूज किया गया था, ना कोई वहाँ उस समय ना ही कोई सीमेंट था ना ही कुछ था, फिर भी आज तक कैसे ये टिका हुआ है ये हम लोग स्टडी करने का सब्जेक्ट। यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, फिगर आपको दे दिया इसीलिए ताकि आपको समझने में ईजी हो सके। अगर दूसरा बात करें तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। फिर कंट्री लिखेंगे, कंट्री चाइना। यूनिकनेस क्या है कि सबसे लंबा वॉल है और स्ट्रेचिंग ओवर 13,000 मिलियन है, तो और मतलब जैसे कि प्रोटेक्ट करता था ये हमारा, ये सब करेंगे। और कैसे मटेरियल किस किस टेक्निक से इसे बनाया गया है और मिलिट्री इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है। इसमें ये था कि जैसे कि एक ही कंटिन्यूस बिल्ड वॉल नहीं है, इसमें क्या क्या है कि वॉल वे वॉल कनेक्ट किया गया है। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माकू पिकू, ठीक है, जो कि पेरू में है। और यूनिकनेस क्या है कि 15th सेंचुरी में इसे बनाया गया है कि, और ये हाई माउंटेन्स पे सिचुएटेड है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ माउंटेन्स है, माउंटेनियस है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है सारा। इसका जो स्टडी का सब्जेक्ट है वो है कि कैसे ये टेरेस पे अटैच है और कैसे ये इरिगेशन इसका सिस्टम कैसा है, कैसा इसका एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट कैसा है और एग्रीकल्चर कैसा है, ये सब स्टडी का सब्जेक्ट है। अगर बात करें कि हम लोग का द ताजमहल, इसमें आप लिखेंगे इंडिया, आगरा लिखेंगे। सिमेट्री क्या है कि इसमें परफेक्टली सिमेट्रिकल है। आप परफेक्टली सिमेट्रिकल, सिमेट्री क्या होता है, जैसे यहाँ से आप बांट दिए इसे, ठीक है,
तो आप इधर जितनी चीज़ जो चीज़ दिखेगा वही चीज़ इधर दिखेगा, परफेक्टली सिमेट्री इसे ही कहते हैं। वाइट मार्बल जो किया जाता है कि अभी तक इस पे कोई येलोनेस नहीं आया है, आखिर क्यों इतना दिन तक टिका है, ये सब्जेक्ट है। और ताजमहल इज एक्सेप्शनल फॉर इट्स साइज, ये बेसिकली इसका जो फाउंडेशन है वाटर पे बेस्ड है, आगरा में जो यमुना रिवर है उस पे ये बेस्ड है। और गार्डन जो है वो भी स्टनिंग गार्डन किस तरह से बनाया गया है, ये सब स्टडी का सब्जेक्ट है, आप इसे बढ़ा के लिख सकते हैं। और फिर है द पार्थेनॉन, और ये ग्रीस में सिचुएटेड है, ये सिंबल है किसका, ग्रीक सिविलाइजेशन का सिंबल है। और स्लाइड कर्वेचर इन कॉलम, मतलब कि इसका जो कर्वेचर कर्व दिया गया हल्का सा एकदम छोटा, ऐसे कर्व टाइप का, मतलब कि कर्व दिया गया किसका, कॉलम, जितने भी कॉलम देख रहे हैं वो कर्व दिया गया है, और स्टेप्स भी है उसमें भी कॉलम कर्व दिया गया है। और ऑप्टिकल इल्यूजन इसमें होता है इस अति में। अगर नेक्स्ट बात करें कि जो मॉडर्न मार्वल होगा, यूनिकनेस होगा, तो सबको पता है कि बुर्ज खलीफा दुबई यूएई में जो है सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और 28 मीटर का है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे फिगर है। यूनिकनेस क्या है कि इसका जो बेसमेंट है वो क्या कहते हैं कि समुद्र ओशियन के किनारे बना हुआ है, और इसमें जो इसका जो बेसमेंट है वो परफोरेटेड बना हुआ है, इन द सेंस क्या, छेद छेद टाइप का बना हुआ है। इसमें जो लहर जो आती है या फिर सैंड वेव भी आती है, वो आती है एकदम हाई वेव में आती है, और फिर वो टकराती है एकदम छेद छेद से पास करती है, तो क्या होता है, स्पीड घट जाता है, जिस कारण से इसे हम लोग परफोरेटेड और चैनल वाइज बनाए हैं बेसमेंट। अगर नेक्स्ट बात करें तो मलाऊ वेडक्ट जो कि फ्रांस में है, और ये टॉलेस्ट ब्रिज है अभी तक का। और पियर्स स्टैंडिंग इतना मीटर, मतलब इसका जो कास्ट पियर्स है, मतलब पियर यानी जो जिसे हम लोग कहते हैं पाया, पुल, पुल का पाया जो होता है वो, ये इतना मीटर का है, जो कि क्या एफिल टावर से भी लंबा है, ये आप लिख सकते हैं। अगर ये देख लें कि पनामा कैनाल, पनामा कैनाल का पनामा में सिचुएटेड है, और इसमें क्या होता है कि कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन सिग्निफिकेंटली शॉर्टनिंग द मैरीन टाइम ट्रैवल टाइम, और ये ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करता है और अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि ये ऊपर से भी मतलब कि जा सकता है और नीचे से भी जा सकता है, और इसमें सिप इजीली ये सब चल सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कि द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, तो ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि अभी भी मतलब कि क्या मार्वल में कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि कि ये ये जो यहाँ पे देख लेते हैं, एक कोलैबोरेटिव effort involving multiple countries, ISS लार्जेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर इन स्पेस, ये मैनमेड स्ट्रक्चर है कहाँ पे, स्पेस में अवेलेबल है, जो ऑर्बिटिंग करता है, एल्टीट्यूड अप्रॉक्स 400 किलोमीटर ऑर्बिट करता है। अगर स्पेस में इसे क्रिएट किया गया हो तो वो मैनमेड हो, तो आखिर मार्वल में तो आ ही सकता है। उसी तरह हमारा क्या हो गया कि चैनल जो है फ्रांस और यूके में है, लॉन्गेस्ट अंडर वाटर टनल इन द वर्ल्ड है, जो कि स्ट्रेचिंग 50.5 किलोमीटर तक ये चैनल फैला हुआ है, और इसे कहा जाता है इंग्लिश चैनल भी कहा जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, आखिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का होता है क्या, तो सबसे पहले समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एक सेकेंड आपको मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से, देखो ये हमारा हो गया क्या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी ए है, यहाँ पे पार्टी ए बी है, ये है क्या लीगल एंड गवर्नमेंट पेपर वर्क, ठीक है। ऐसे 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 बिल्कुल आपको एग्जाम में इसी तरह बनाना है कि मतलब कि अच्छे अच्छे राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, ए पार्टी बी, और ये जब ये तीनों एक साथ एक जगह इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पर्पस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। पार्टी ए क्या करेगा, ऑफर करेगा किसको, पार्टी बी को, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के थ्रू। पार्टी बी एक्सेप्ट करेगा किसका प्रपोजल, ए का, फिर उस दोनों के बीच में जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो लीगल वर्क होंगे और पेपर वर्क, जैसे बॉन्ड बॉन्ड बनना, ये सब सारा लीगल टर्म्स एंड कंडीशन
इसमें अडेप्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि सारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। इंश्योर द, इसमें क्या होगा, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को करना, मिनिमाइज रिस्क को घटाना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन्हेंस ये हो गया कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा, और फिर क्या होगा कि पेमेंट का मतलब कि एक ही मीडियम में पेमेंट किया जाएगा। ये सब हमारा करते हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगा और ऑपरेशनल इन्फिशियंसी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें टाइमलाइन डिसाइडेड रहता है, सारा जो बिलिंग है वो एक जगह रहता है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पारदर्शिता बढ़ेगा। आप इस फिगर को बनाइएगा, पहले इसे समझाइएगा, फिर इतना लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। फिर अगर नेक्स्ट बात करें कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, लिखिएगा कि पहले तो ऐसे लिखिएगा कि स्टोन्स आर वेरी यूजफुल थिंग इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इट इज़ यूज्ड इन फाउंडेशन वर्क, इट इज़ यूज्ड इन फॉर एस्थेटिक वर्क। और फिर लिखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, तो इसका ड्यूरेबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी हाई होना चाहिए, हार्डनेस हाई होना चाहिए, टफनेस हाई होना चाहिए, पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, उसमें छेद और वाटर जो सोखने का क्षमता होना चाहिए वो कम होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्ड स्टोन है उसे हम लोग शेप में ला रहे हैं, कटिंग ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो कट ही नहीं रहा, ड्रेस हो ही नहीं रहा। अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू फायर अच्छा होना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट बात करें कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक, गुड ब्रिक का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका अच्छा, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, क्लियर रिंगिंग साउंड जो कि साउंडनेस मतलब जो भी दो ब्रिक को स्ट्रक करें तो एक मेटालिक साउंड हम लोग को प्रोड्यूस होना चाहिए, स्क्रैच रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी हार्ड मार्क से करें तो स्क्रैच नहीं आना चाहिए, शार्प एज एंड कॉर्नर, कॉर्नर झरा हुआ नहीं होना चाहिए, शार्प एज एंड कॉर्नर रहना चाहिए, साल्ट अपीयरेंस या साल्ट रेजिस्टेंट, यानी उस पर वाइट वाइट कास्टिंग जिसे इफ्लोरेसेंस कहते हैं वो नहीं रहना चाहिए। आपको मैं इसका एक बता दे रहा हूँ कि ब्रिक को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या है। ये हो गया क्लास, ठीक है, और ये हो गया स्ट्रेंथ, ये हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये हो गया ब्रिक का, ठीक है। अब देखो कि ब्रिक को चार क्लास में डिवाइड किया गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ क्लास ब्रिक। सबसे सुपीरियर ब्रिक होता है वो है फर्स्ट क्लास ब्रिक, फिर सेकंड आता है सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास, नंबरिंग के अनुसार ही रहता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो ये खास बात होता है कि वो उसका जो एज होगा, शार्प एज होगा, मतलब उसमें जो किनारा एकदम होगा, जब दो ब्रिक को स्ट्रक कीजिएगा तो परफेक्ट मेटालिक रिंगिंग साउंड आएगा। उसको अगर आप 1 मीटर हाइट से नीचे गिराइएगा तो वो टुकड़े में बटेगा नहीं। और उसका बात ये करेंगे, उसका जो स्ट्रेंथ आएगा वो 10.5 MPa आएगा, ठीक है, मिनिमम। और वो जो पानी एब्जॉर्ब करेगा 20% से कम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्लास का होगा। सेकेंड क्लास में होगा 7.5 MPa हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, और ये 22% मिनिमम पानी एब्जॉर्ब उससे कम करेगा, ठीक है। थर्ड क्लास ब्रिक में 3.5 MPa होगा और ये करेगा 25%। मजे की बात आपको दिखाऊं एक चीज, फोर्थ क्लास ब्रिक का MPa होता है 40 MPa, ठीक है, और ये 5% से भी कम पानी एब्जॉर्ब करता है। आखिर क्यों इसे फिर फोर्थ क्लास कहा गया, उसे कहा गया कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो अंतर ये है कि ये ब्रिक जो होता है वो जल जाता है, ओवर बर्न्ट हो जाता है। ओवर बर्न्ट मतलब जैसे भट्ठी है, ठीक है, भट्ठी आपको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये जो भट्ठी है यहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक है, आग लगा हुआ है, फायर है, आप यहाँ पे ब्रिक का स्टॉकिंग किए, मतलब कि खटाल बना के रख दिए, ठीक है, यहाँ पे ब्रिक आपकी है, यहाँ पर तो आग लगा हुआ है, ये सबसे कि नज़दीक में कौन है, ब्रिक है, ये क्या होगा, ज़्यादा जल जाएगा, ज़्यादा जलेगा तो इसका शेप खत्म हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होने के बाद इसमें टेढ़ा मेढ़ा आएगा, टुकड़े में आएगा, इसी कारण से इसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है और पानी भी कम होता है, इसी कारण से इसे फोर्थ क्लास ब्रिक के नाम देते हैं, ठीक है। अब अब बात करते हैं क्या
कि एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 टेस्ट कंडक्टेड ऑन ब्रिक इन लेबोरेटरीज एंड असर्टेन देयर क्वालिटीज। ठीक है, देखो अब क्या कि ब्रिक में 4 टेस्ट बताना है कि जो कैसे करते हैं कि 4 टेस्ट कंडक्ट करें ब्रिक का। तो इसीलिए मैं क्या किया हूँ कि फिगर भी आपको यहाँ पे दे दिया हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि कैसे कैसे क्या करते हैं। देखो सबसे पहला टेस्ट की बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। आपको बताया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, उसी को डिफाइन करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि ब्रिक जो आप लोग घर में नॉर्मल देखते होंगे उसमें कंपनी का लोगो रहता है। तो कंपनी का लोगो है वो तो गड्ढा है भाई, उसको भरने के लिए हम लोग मोर्टार क्रिएट करते हैं। मोर्टार क्रिएट करने के लिए हम लोग 1:3 का मोर्टार क्रिएट करते हैं, यानी एक पार्ट सीमेंट 3 पार्ट सैंड। ठीक है, उसको जब फिल कर देते हैं तो उसे हम लोग 24 घंटे के लिए सेट होने देते हैं। 24 घंटे सेट हो जाता है तो फिर 3 दिन उसे पानी में रख देते हैं ताकि हार्ड हो जाए। फिर उसे क्या करते हैं कि लेके आते हैं 5 ब्रिक को उसी तरह यहाँ बीच में रखते हैं। ठीक है, बीच में रखने के बाद ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट जो नीचे से ऊपर लगता है और ये हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर लग रहा है और ये ब्रिक यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रिक मतलब कि इसी के बीच में रहता है और इस पर कंप्रेशन लोड पड़ता है। जैसे ही लगते जाता है ब्रिक में क्रैक आया तो वहाँ पे वो ये आपका जो मशीन है यहाँ पे स्क्रीन रहता है वो रीडिंग बता देता है कितना MPa पे ये ब्रिक में क्रैक आ गया, वही आपका हो गया। यही हमारा हो गया क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो क्वालिटी आपको बता ही दिए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास ब्रिक कैसे कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की। देखो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट सबसे पहले क्यों करते हैं, तो ये क्वालिटी बताना है क्या, सुटेबिलिटी ऑफ ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए है कि नहीं, ब्रिक कितना पोरस है, परमिएबिलिटी कितना है, ये फॉर्मूला आप लिख देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या है। अब देखो वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर क्या है वो आप लिखेंगे। पहले क्या करेंगे कि आप एक ब्लॉक बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ब्लॉक बनाएंगे उसको एरो से, फिर उसके बाद मीजर ड्राइवेट ऐसे दिखाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे। ऐसे आप बना के ड्रैग, जितना आप डायग्रामेटिकली बनाएंगे नंबर आपका इनहेंस उतना ही होगा, उतने अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 ब्रिक लेते हैं। 5 ब्रिक लेने के बाद क्या करते हैं कि उसे ओवन में रख देते हैं। कब तक ओवन में रखते हैं, 24 आवर्स के लिए रख देते हैं। ओवन में निकालने के बाद उसे ठंडा होने देते हैं नॉर्मली, फिर उसका वेट ले लेते हैं जो कि हमारा हो जाता है W1। फिर उसे क्या करते हैं कि 24 आवर्स के लिए जब ठंडा हो जाता है तो पानी में छोड़ देते हैं। जब पानी वो फिर एब्जॉर्ब पानी कर लेगा, पानी जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा फिर क्या करते हैं उसे कि वेट लेते हैं, यानी कुछ भारी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेट इतना है, यहाँ पे इतना है, यानी पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही हो जाएगा हमारा W2। तो परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना पानी एब्जॉर्ब किया, तो W2 ज़्यादा पानी है, W1 किसके कंपेयर में निकाल रहे हैं, क्योंकि सूखा ब्रिक के कंपेयर में निकालना है, तो W1 इंटू 100। यही फॉर्मूला आप लगा के कर देंगे। ये आप प्रोसीजर आप बना के दिखा देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलने की गारंटी ये है। इससे ये बेनिफिट ये होता है कि आप एक क्वेश्चन में अगर अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इधर उधर भी करते हैं तो आपको समझ सकता है कि वो पढ़ने वाला बच्चा है और इसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर ये सब चीज़ आपको अच्छा लग रहा हो, अगर ये इसका नोट्स चाहिए हो, तो क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और इसी के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा, टेलीग्राम में ज्वाइन करें, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैनल पे अब क्या होगा कि जैसे आपका मैथमेटिक्स और सर्वेइंग का आने वाला है तो उसका PYQ डल जाएगा। और क्या होगा कि फोर्थ सेमेस्टर में जैसे ही जाइएगा उसमें एक बैच स्टार्ट किया जाएगा ताकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल कराने के लिए बैच स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जिससे आपको ईजी रहेगा, इसलिए जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे ही होगा तो आपको किया जाएगा। और वाइवा कैसे देते हैं, क्या नोट्स चाहिए, ये सब सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कि सेप टेस्ट कैसे करते हैं। ये तीसरा टेस्ट हो गया। तो सेप टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सेप देखते हैं कि किस इसका जो कोडल प्रोविज़न है वो होता है IS 1077/1992। इसमें क्या करते हैं कि लेंथ टेस्ट करते हैं। जैसे आपको मैं ब्रिक बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा ब्रिक हो गया। अब ये लेंथ हो गया, ठीक है, इसी में लेंथ वाइज हम लोग क्या रखते जाएंगे ब्रिक को। इसी लेंथ वाइज रखते जाएंगे और मीजर करेंगे, उसी में 20
20 करेंगे, 20 सैंपल लेंगे और 20 सैंपल को आपको जैसे कि एक होता है क्या 19 का, तो 20 हो जाएगा क्या 19 इंटू 20, यानी 380 सेंटीमीटर का लेंथ आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट तो बनना पॉसिबल है भाई ब्रिक, क्योंकि श्रिंक भी करता है, तो इसीलिए टॉलरेंस जो दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर का दिया है। अगर विड्थ की बात करें तो ब्रिक को ऐसे हम लोग रखते हैं, विड्थ वाइज रखते हैं, विड्थ वाइज रखते हैं, सटा सटा के एकदम रखते हैं, 20 ब्रिक को रखते हैं, वहां पर देख लेते हैं। तो एक ब्रिक का जो लेंथ होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है, 9 इंटू 20 यानी 180 सेंटीमीटर होता है। तो उसी का जो टॉलरेंस हो उसमें 4 सेंटीमीटर का टॉलरेंस दिया जाता है कि 4 सेंटीमीटर कम से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा भी रहे तो आपका चल सकता है। अगर हाइट की बात करें तो हाइट ऐसे हम लोग 20 ब्रिक को ऊपर ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि हम लोग ये देख सकते हैं। आप लोग टेस्ट में ऐसा नहीं लिखेगा कि हार्डनेस टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट, ये सब टेस्ट उतना टेस्ट वैल्यूएबल नहीं होता है। जो टेस्ट रहता है वैल्यूएबल वो टेस्ट लिखिएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि एक बार इम्पैक्ट आपकी कॉपी को पड़ गया तो वो कॉपी श्योर है कि अच्छा नंबर मार्क्स आपको उठा के देगा। अगर इफ्लोरेसेंस टेस्ट की बात करें तो इफ्लोरेसेंस टेस्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक डिश लेते हैं, यहाँ पर डिश आप देख रहे होंगे, डिश वो मेटालिक नहीं रहना चाहिए इसीलिए प्लास्टिक का लिया गया है। उसमें क्या होना चाहिए कि 5 सैंपल रहना चाहिए। डिश का डायमेंशन 180 होता है और उसमें जो 25 तक हम लोग पानी फिल कर देते हैं, ठीक है। जब ब्रिक को रखें, ब्रिक एक बार पानी एब्जॉर्ब किया और इवापोरेशन से उड़ गया, फिर रखें, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर उड़ गया। अब उसके बाद निकाल के हम लोग देखेंगे, अगर उसमें वाइट वाइट कास्टिंग अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है तो वो नील फ्लोरोसेंट हो गया, यानी नील फ्लोरोसेंस यानी उसमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर 10% एरिया को कवर कर रहा है तो वो स्लाइट हो गया, 5 से 10, 10 से 50 कर रहा है तो मॉडरेट, और अगर डिपॉजिट 50 से ज़्यादा हो रहा है उसमें तो वो हाई है। अगर फोर्थ, अगर लास्ट अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की लिस्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक एज ए बिल्डिंग मटेरियल, सबसे पहले लिखेंगे प्लास्टिक इज ए वेरी यूजफुल थिंग इन कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, और फिर उसे डिस्क्राइब थोड़ा बहुत करेंगे कि कितने तरह का होता है प्लास्टिक। तो उसमें दिखाएंगे पीपी, पीपीसी, पीवीसी, सॉरी एक सेकेंड, एलडीपी, एचडीपी, ये सब प्लास्टिक आप दिखाएंगे। फिर उसके बाद आप यूज करेंगे किसमें, पाइप और फिटिंग में। जैसे भी आपका कि सैनिटरी वर्क में जितना भी आता है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि पाइप और फिटिंग में यूज कर सकते हैं। इंसुलेशन मटेरियल में आप यूज कर सकते हैं, जैसे वायर में इंसुलेशन में यूज होता है। और दूसरा इंसुलेशन कहाँ पे होता है कि जो एसी आप लगाते हैं उसका जो पाइपिंग होता है उसे हम लोग इंसुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फ्लोरिंग में करता है कि मटेरियल सच एज विनाइल, टाइल, सीट, ये सब में जो यूज करते हैं ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस होता है। डोर और विंडो के पैनल में यूज करते हैं। क्लैडिंग और एफकैड पैनल में, क्लैडिंग आखिर होता क्या है, क्लैडिंग एक होता है क्या कि क्लैडिंग से आप ये भी समझ सकते हैं, एक जैसे बिल्डिंग है उसके बाहर में अपीयरेंस के लिए आप प्लास्टिक सा कुछ एथेस्टिक आप बनवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको तो एक बेनिफिट, वो सुरक्षा भी देगा और हीट भी कम होगा। डेकोरेटिव एलिमेंट में भी यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंट एंड वार्निशेस, तो सबसे पहले लिखेंगे कंपोजिशन के बेसिस पे क्या होता है। तो कंपोजिशन में क्या आपको बहुत सारा इसमें पॉइंट मिल जाएगा, जितना भी आपको याद रखे उतना आप लिख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पिगमेंट यूज करते हैं कि कलर और ओपेसिटी, यानी पिगमेंट छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इसमें, बल्कि ये क्या करते हैं रेजिन्स रहता है और वो प्रोटेक्टिव फिल्म प्रोवाइड करता है। इसमें बाइंडर होता है, इसमें सॉल्वेंट होता है। ड्राइंग ऑयल यूज करते हैं, सॉल्वेंट इसमें मतलब कि सॉल्वेंट मिलाने के लिए। एडिटिव में हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पेंट हमारा ड्यूरेबिलिटी इन्हेंस करता है, ड्राइंग टाइम कम होता है, और इसमें कहते हैं कि यूवी प्रोटेक्शन देता है, फास्टर ड्राइंग होता है, इम्पे हार्डनेस, इसी तरह कैटेगराइज आप कर सकते हैं। और पर्पस में बात करें कि पेंट इज प्राइमरली यूज टू ऐड कलर एंड विजुअल अपील टू सरफेस, सरफेस को पेंट कलर करने के लिए यूज करता है। प्रोटेक्शन में यूवी रे ये सब को बचाता है, मॉइस्चर से बचाता है, और सरफेस कवरेज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डर्ट से बचाता है, वियर विदाउट एडिंग कलर, मतलब कि इसमें कोई बिना कलर मिलाए आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होता है इसमें, और इसमें नेचुरल ग्रेन्स और टेक्सचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कि, और अपीयरेंस किसका कैसा होगा वो आप देख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट क्या है
तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस क्या है। तो ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस में हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा ड्यूरेबल है और कितना ज़्यादा मतलब दिन तक टिकेगा, और कौन बेहतर हम लोग को प्रोवाइड करेगा, तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये वार्निश जो होता है कि हायर कॉस्ट को डिफाइन करता है। ये वैलिड कॉस्ट होता है कि किस किस ब्रांड पे डिपेंड कर रहा है, किस टाइप का आप यूज कर रहे हैं वो, और जनरली लोअर कॉस्ट में ही ये रहता है। अब अगर बात करते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर गुड फ्लोरिंग टाइल्स, गुड फ्लोरिंग टाइल्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो गुड फ्लोरिंग टाइल्स के लिए सबसे पहला होना चाहिए कि वो वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वियर एंड टीयर उसमें और ऐसा नहीं हो कि वियर वियर एंड टीयर उसमें आ जाए और उसको हम लोग यूज ही ना कर पाए। तो वो गुड वियर एंड टीयर होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इन द सेंस कि उस पर जो लोड पड़े विदाउट क्रैकिंग वो झेल ले। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, क्लीनिंग में अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर्ट को ज़्यादा पकड़े हुए है और रजिस्ट नहीं कर रहा है। नॉन पोरस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पोरस ज़्यादा, कि जो पोरस रहेगा वो ग्लेज मतलब कि क्या कहते हैं वो फिर चमकेगा ही नहीं। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए। सरफेस सीलिंग का अच्छा होना चाहिए। और फिर सरफेस टेक्सचर जो ग्रेनुअल्स होता है और फिर जो लाइन लाइन वेन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी प्रेजेंट रहना चाहिए। जितना आपको याद रखे, जितना आप लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आप जरूर लिखिएगा, थर्मल इंसुलेशन और थर्मल शॉक रेजिस्टेंस ये होता है। थर्मल इंसुलेशन क्या, जैसे आप टाइल्स में देखते होंगे बीच बीच में थोड़ा सा पतला सा एक जगह छोड़ा जाता है, वो थर्मल के लिए होता है। वो थर्मली में अच्छा बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर में ज़्यादा एक्सपेंड कर जा रहा है और थोड़ा कम टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ तो क्या हो जा रहा है कि वो श्रिंक कर जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग, बिल्डिंग प्लानिंग के लिए क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिल्डिंग प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पर्पस क्या होता है कि बिल्डिंग प्लानिंग का पर्पस हम लोग देखेंगे कि पर्पस क्यों करते हैं। द डिजाइन ऑफ शुड अलाइन इंटेंट फॉर द विदर रेजिडेंशियल कॉमर्शियल। अब एक बात है, पर्पस ये डिसाइड करता है कि हम लोग किस पर्पस से उस बिल्डिंग को बना रहे हैं। आइदर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। इस पर्पस से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा स्पेस प्लानिंग, जैसे कि कहाँ पे लिविंग एरिया बनाना है, कहाँ पे वर्क स्पेस, जैसे आपका छोटा मतलब जगह है आप उसे अच्छे से प्लान करा सकते हैं कि किस जगह पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे। इससे आपको क्या होगा कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा कितने स्पेस में कितना हमारा बनेगा। लोड डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि क्या होता है कि जैसे आपका एक बिल्डिंग बना, अब आपका फाउंडेशन उतना अच्छा है नहीं, आप उसे फोर्थ फ्लोर तक लेके चलेंगे, स्वाभाविक बात है वो कोलैप्स कर जाएगा। लोड डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि डेड लोड, डेड लोड यानी बिल्डिंग का जो अपना लोड है उसको डेड लोड हम लोग कहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग का जो अपना लोड आएगा वो हमारा डेड लोड में आ जाएगा। और जो फिर लाइव लोड है, लाइव लोड यानी जो आदमी चल रहा है उस पर आदमी भी तो चलेगा, आदमी चल रहा है उस पर, ये सब चल रहा है, मूविंग हो रहा है, मशीन चल रहे हैं, ये सब हमारा लाइव लोड में आ गया। सस्टेनेबल है कि नहीं, नेचुरल लाइट या वेंटिलेशन आएगा कि नहीं, प्रॉपर वेंटिलेशन करवाना जरूरी होता है कि किस किस डायरेक्शन में वेंटिलेशन करवाएं ताकि वो हमारा अच्छा रहे। और विजुअल अपील अच्छा होना चाहिए, आर्किटेक्चरल स्टाइल अच्छा होना चाहिए, बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड जो सेफ्टी नगर निगम के द्वारा जो किया जाता है कि इस इतने में आपका होना चाहिए वो मेंटेन आप करा सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, लाइफ साइकिल कॉस्ट आपका बचेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है सर्वेइंग का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता, एक बार मैं पेन चेंज करने का कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो होता है पहला, ब्लैक पेन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, ब्लू में करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, पर दो दो इसमें प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है, नहीं येलो ही ठीक है क्या, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले लिख देंगे मैं सारा कुछ, फिर आपको मैं समझा दूंगा इसे।
दो पॉइंट इसमें लिखे हैं, दोनों पॉइंट को सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोनों पॉइंट आखिर कह क्या रहा है। तो उन दोनों पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि दोनों पॉइंट क्या कर रहा है। और इसमें देखते हैं कि अगर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल है दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये दोनों फॉर्म में एप्लीकेबल होता है, वेदर जो प्लेन हो और या फिर जियोडेटिक सर्वेइंग हो, दोनों में होता है। इसमें क्या करते हैं कि होल टू पार्ट, यानी होल मतलब क्या, पूरा, पार्ट मतलब क्या, छोटा छोटा, विखंडन। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या, जैसे कि एक लैंड है, ठीक है। हम्म, इसमें तीन पार्टी का जमीन आपको एक्वायर किया गया, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ। ये ए पार्टी का हो गया, ये बी पार्टी का हो गया, सी पार्टी जैसे है कि सी पार्टी जैसे आप लोग का यू, ठीक है। सी पार्टी का जमीन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि होल टू पार्ट, सबसे पहले जो डिफाइन करना है वो हमारा लार्जर एरिया का कहाँ कहाँ पे है। जैसे इस पॉइंट पे आप दिखा देंगे कि हमारा ज़मीन इस पोर्शन पे है, इस पोर्शन पे है। पहले पहले इनिशियली आप स्टार्टिंग में ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि एक आउटर एरिया हमारा डिफाइन हो गया, यानी लार्जर एरिया डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, दूसरा पॉइंट इसमें बोल क्या रहा है, फर्स्ट इस्टेब्लिश लार्ज फ्रॉम कंसिस्टिंग वाइडली स्पेस्ड कंट्रोल पॉइंट एंड एक्यूरेसी, ठीक है। अब जब एक्यूरेसी के साथ हम वाइडली अपना एक्रो मतलब कर लिए, अब क्या घुसेंगे, अब अंदर घुसेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो कि माइनर कंट्रोल पॉइंट हमें निकालना है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पेड़ होगा, यहाँ पे मंदिर होगा, यहाँ पे मस्जिद होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा। तो वहाँ पे अब हम लोग कनेक्ट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 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 दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी, क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। यानी वर्क इंटरनली से एक्सटर्नली से इंटरनल में हम लोग जा रहे हैं, यानी होल टू पार्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं। अब इसमें फिर क्या आता है, इट प्रिवेंट जो ईरर होने का चांस, जैसे कि आप जैसे अंदर से बाहर जाते तो क्या होता है, ईरर होने का चांसेस एक रहता है कि मतलब जैसे कि ईरर होने का संभावना है। इसीलिए आप होल टू पार्ट को डिस्क्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा फिगर इसी टाइप का बनाइएगा, फिर उसे डिस्क्राइब करेगा कि बाहर से किस तरह से अंदर हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग करके फिर इस एक पॉइंट को ख़त्म कीजिएगा। और जब दूसरा प्रिंसिपल की बात है तो दूसरा प्रिंसिपल आप ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल हमारा हो गया, लोकेट अ पॉइंट बाय measurement of two control points। अब देखो क्या करते हैं कि दो कंट्रोल पॉइंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं, लेट P एंड Q टू गिवन कंट्रोल पॉइंट्स एंड A कैन बी लोकेटेड एज फॉलोइंग। इसमें कुछ कंडीशंस मैं आपको बना दे रहा हूं। हाँ, इसमें जैसे कि देखो कि क्या होता है कि किसी भी जैसे कि यहाँ पे पी एंड क्यू को हम लोग पहले ही डिफाइन किए हुए हैं, तो पी और क्यू सब जगह डिफाइन कर देते हैं, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू यहाँ पर से सब जगह हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अब बात रही कि कैसे 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 इसमें करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि एक ऐसे किए, यहाँ पे कट मारे और यहाँ से रेडियसली यहाँ से कट मारे, आपको यहाँ पे क्या मिल गया,
पॉइंट ए मिल गया। अब जैसे कि यहाँ पे एक आर्क लिए कि इतना एंगल पे हमारा ए पॉइंट है, इतना एंगल पे हम लोग कट कर देते हैं, पी से फिर एक एंगल लेंगे इतना, तो यानी एक एंगल यानी दो एंगल यहाँ पे हमारा दिया रहना चाहिए, तो हम लोग तीसरा पॉइंट इजिली निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि पी और क्यू से परपेंडिकुलर से बात करें, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे गिराएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे एक ऑफ स्टॉप लेते जाएंगे, जो परपेंडिकुलर ऑफसेट जो होता है गिराता है वहाँ से मैच करते जाएंगे, जैसे ही मिल जाएगा परपेंडिकुलर गिरा देंगे, वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा। अब बात करें पी और क्यू से हमारा कि एक लेंथ दिया हो एल, कि जो ए का डिस्टेंस होगा वो होगा एल डिस्टेंस पे, और उसका जो एंगल होगा इतना थीटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लेंगे, लेते जाएंगे और इतना एंगल पे आएगा तो कट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। या तो आपको दो एंगल दिया रहे और दोनों का लेंथ दिया रहे, या फिर तीसरा एंगल दिया रहे, तो आप यहाँ पर से इजीली कट मार्क करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी को आप फिगर वाइज आप कर देंगे तो फिगर वाइज आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा, और फिगर और लिख देंगे और फिगर वाइज करेंगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट तो इसमें पेज, हाँ, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि लिस्ट एनी 4 सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ ईच। तो सबसे पहला आप लोग भी यूज किए होंगे ऑटो कैड, और हायर स्टैंडर्ड में जाइएगा, 7 सेम में जाइएगा तो आपको स्टैड प्रो एक करना पड़ेगा, या फिर आप 6 सेम में या 5 सेम में भी जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग स्टैड प्रो मिल जाएगा। इसका पर्पस क्या होता है कि डिज़ाइनिंग करना, सॉफ्टवेयर के थ्रू 2D एंड 3D करना। इसमें क्या होता है कि लेआउट हमारा कितना, मार्जिन क्या है, कितना किस बिल्डिंग का क्या प्लानिंग होगा, किस ऑब्जेक्ट का क्या प्लानिंग होगा, कैसे हम लोग फ्रंट एलिवेशन से और ये सब वर्टिकल सॉरी टॉप साइड से बॉटम साइड से कैसे दिखता है, ये हमारा ऑटोकैड दिखा देता है। और स्टैड प्रो में बात करता है कि स्टैड प्रो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। बेसिकली जब स्ट्रक्चर में जैसे बिल्डिंग बना हुआ है तो किस पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, आपको इसमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। G+2, G+3, G+4 इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रक्चरल एनालाइजिंग होगा, यानी कि स्ट्रेस किस पॉइंट पे कितना लग रहा है, लोड कितना बियर कर सकता है, कौन कौन सा लोड इसमें एप्लीकेबल है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। और डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे कि परफॉर्मेंस कॉस्ट एफिशिएंट रिक्वायरमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ये सब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टैट प्रो भी हो गया। अब तीसरा है कि सैप 2000 इज जनरल पर्पस टू स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिजाइन सॉफ्टवेयर दैट कैन एनालाइज द डिजाइन वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड मटेरियल्स। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, वाइड रेंज होता है और एनालाइज करता है, तो वर्सटाइल होता है कि एनालिसिस होता है इंक्लूडिंग स्टैटिक लोड, डायनेमिक एंड नॉन लीनियर एनालिसिस। मतलब क्या इसमें करते हैं कि स्टैटिक लोड, जो लोड पहले से सिर्फ स्टैटिक है और बढ़ नहीं रहा है, डायनेमिक लोड है, डायनेमिक अचानक से लोड आ गया, उसको भी कैलकुलेट कर लेगा। और नॉन लीनियर एनालिसिस है, उसके भी थ्रू आप कर लेंगे। इसे इस दोनों को आप पढ़ लेंगे कि किस तरह से यूज किया जाता है, टेलीग्राम पे आपका PDF मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि जानते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जिसमें परिवहन किसमें मोड में किया जा सके। रोड ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने किया ही होगा, रेल ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों ने किया ही होगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि बाय रोड कार बस ट्रक के थ्रू करते हैं। एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, डोर टू डोर सर्विस हमें मिल जाता है, डोर टू डोर, और फिर इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, सारा जगह एक्सेस मिल जाता है। और शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इमिट करेगा और पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रेल ट्रांसपोर्टेशन में हमारा हो जाएगा कि इसमें जो डोर टू डोर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाई स्पीड मिल जाएगा, इफिशियंसी ज़्यादा होगा, रिलायबल भरोसेमंद ज़्यादा होगा, और कॉस्ट इसका कम होता है। डिसएडवांटेज में होता है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने में ज़्यादा इनिशियल कॉस्टिंग ज़्यादा लगता है, लेकिन कस्टमर को कॉस्टिंग कम लगता है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं मिलता है कि इसी रूट में, जिस रूट में है आपको उसी रूट में आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जब हाई स्पीड में जाना हो या फिर ग्लोबल रीच में जाना हो, स्पीड को ध्यान में रखते टाइम कंज्यूम ना हो, उस अनुसार आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि कॉस्ट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपको, क्योंकि इससे नॉइस पॉल्यूशन भी होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी देख सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इसमें क्या है कि आपको रिवर और लेक के थ्रू, इसमें जब क्या होता है इंटरनेशनली कनेक्ट करना हो तब इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जब करना हो तब हम लोग इसको यूज करते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि इसका स्पीड जो है बहुत कम होता है।
और डिपेंडेंस ऑन वीदर, बैड वीदर में आप यूज नहीं कर सकते हैं, वीदर पे डिपेंड कर जाता है। एडवांटेज में कॉस्ट इफेक्टिव होता है और कैपेसिटी हाई, मतलब कि लार्ज वॉल्यूम को भी ये कर सकता है। अगर बात करें कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा कि ये क्या होता है कि नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टिंग ऑयल और वाटर ये सब को करता है, और ये कि एक बार जो आप दे दिए उसमें आप ये चला जाएगा, और फिर प्रेशर गेज से आप बार बार चेक करते रहिए कि कहाँ पे फॉल्टी है, ये सब हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह केबल, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होगा। अगर केबल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो केबल ट्रांसपोर्ट में गुड्स और ये सब करते हैं, और केबल ट्रांसपोर्ट ये भी होता है कि जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, वहाँ पे हिली एरिया या स्नोफॉल एरिया है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी में इसका बहुत कम होता है। अगर बात करें कि एक्सप्लेन ब्रीफली पीपीपी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पीपीपी होता क्या है कि पीपीपी होता है क्या कि हाँ, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जब प्राइवेट सेक्टर भी, पब्लिक सेक्टर भी, और क्या होता है कि जब उसे पार्टनरशिप लाया जाए उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर भी है, तो वो क्या करे कि एक दूसरे कोलैब करे। कोलैब मतलब कि शेयरिंग, पब्लिक सेक्टर को 100% ना दे के प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें दिया जाए, यानी 40% प्राइवेट सेक्टर रखे और 40% पब्लिक सेक्टर रखे। उसमें क्या होगा कि जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या करेगी कि वो अपने एम्प्लॉय को ये एक वर्कलोड, वो टास्क जनरेट करेगी, इतना करना ही है आपको, इस कारण से हम लोग कर सकते हैं कि, और इसका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा, रिस्क शेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में भी रिस्क अब होने का चांस रहेगा और पब्लिक सेक्टर में भी रिस्क होने चाहेगा। क्वालिटी और सर्विसेज बढ़ जाएगा, क्योंकि कि जो बोलेगा कि हम अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका शेयरिंग बढ़ने लगेगा, इस कारण से हम लोग क्वालिटी सर्विस भी दे सकते हैं। स्पीड बढ़ जाएगा। अगर चैलेंजेस की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि कुछ कुछ चीज़ों को नेगोशिएट करना और मैनेज करना ये कॉम्प्लेक्स होता है। रिस्क मैनेजमेंट इस दोनों के बीच होता है कम, मतलब कि अच्छे से करना पड़ेगा कि जैसे कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि अब जैसे पार्टनरशिप में है तो कुछ कुछ चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जैसे कि कोई इस बार लॉस सहा तो कोई अगले बार लॉस सहे, उस अनुसार से ये चलता है। एक एलिगेशन लगते रहेंगे कि नहीं तुम्हारे कारण हुआ, नहीं तुम्हारे कारण हुआ। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चल पाएगा या नहीं, वैसा भी हम लोग इसमें देखते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें कि एक्सप्लेन ब्रीफली इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या कर सकते हैं? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग ये कर सकते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करें, ट्रैफिक की इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ाएं, और सेफ्टी को कैसे करें। ये सब को जब ध्यान में देखते हुए करते हैं तो उसमें क्या हमारा पर्पस निकल के आता है कि इफ़िशियंट ज़्यादा होना चाहिए, कंजेशन कम होना चाहिए, सेफ्टी हमारा बढ़ना चाहिए, बेटर ट्रैवल इन एक्सपीरियंस होना चाहिए, गड्ढे नहीं होना चाहिए, और फिर अनइवेननेस नहीं होना चाहिए। ये सब हमारा आता है। अगर बात करें कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं, जैसे सेंसर यूज करना, कैमरा यूज करना, डाटा एनालिसिस टू मॉनिटर कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो, यानी एक आवर में कितना व्हीकल निकल रहा है, वहाँ से गुजर रहा है, ये सब स्टडी करना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मतलब ठीक करना, जैसे कि ट्रैकिंग, बस का जो ट्रैक करना उसको एक एप्लीकेशन से सेंट्रलाइज करना। सेंट्रलाइज मतलब कि एक ही एप्लीकेशन से आप जिस लोकेशन पे जा रहा है बस, उससे आप पकड़ सकते हैं, बसेस ट्रेन ये सब को करना। व्हीकल टू व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन, मतलब कि क्या होगा कि इम्प्रूव सेफ्टी, ट्रैफिक सिग्नल अच्छे से पता होना कि ये ट्रैफिक सिग्नल अच्छे से परफॉर्म करना, और व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जनरेट करना, एक दूसरे से ईजिली इंटरेक्ट हो सके जीपीएस के थ्रू, ताकि पता चल सके। अगर बात करें कि इसमें बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आपको बता दिए कि ट्रैफिक फ्लो इन्हेंस करेगा, सेफ्टी को इन्हेंस करेगा, और ट्रैवल एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी होगा। अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। सॉलिड वेस्ट जनरेशन का क्या क्या सोर्स है बोला हम लोग देखेंगे, तो हाउस होल्ड वेस्ट से भी सॉलिड निकलता है, जैसे मटेरियल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, फूड स्क्रैप हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मटेरियल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सब हम लोग का निकलता है। रिटेल स्टोर से भी निकलता है, रेस्टोरेंट एंड कैफ़े से भी निकलता है, और क्या क्या निकलता है, सारा किचन वेस्ट हो गया, डिस्पोजल यूटेंसिल्स हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया। और फिर इंडस्ट्रियल से अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट मेटल्स हो गया, मशीन का जो स्क्रैप हो गया, केमिकल रेसिड्यू हो गया,
कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन से बात करें तो वहाँ पे कंक्रीट आपका निकलेगा। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन क्या होगा? डेमोलिशन वेस्ट, जो बिल्डिंग था पहले उसे तोड़ दिया गया, उसको करते हैं। ब्रिक उसमें हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया, ये सब। स्ट्रीट स्वीपिंग मतलब कि जो झाड़ू ये सब लगता है वहाँ से भी निकल सकता है। डस्ट, लिटर, डेवरिस, यहाँ से आप लोग पब्लिक इवेंट जैसे गैदर हुआ, वहाँ पे लार्ज इवेंट प्रोड्यूस हुआ तो फूड वेस्ट हो गया, उसका जो पैकेजिंग होगा वो वहाँ पे होगा। क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल मैन्योर, ये सब भी हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं कि कुछ डेफिनेशन पे। एक होता है कि हमारा टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन तो आप सर्वेइंग का जब लैब परफॉर्म किए होंगे तो उसे जानते ही होंगे कि टोटल स्टेशन इज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट फंक्शन ऑफ थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर मेजर द डिस्टेंस। ये टोटल स्टेशन के अंडर में आता है कि इसमें फंक्शन क्या होता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल को ईजिली डिस्टेंस को प्रिसाइज फॉर्म में मेजर कर सकता है। ये आपका डेफिनेशन दिया गया, आप देख सकते हैं। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं कि टोटल स्टेशन कैसा दिखता है। अगर नेक्स्ट बात करें कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये होता है कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होता है। इसमें क्या होता है कि लेज़र लाइट के थ्रू डिस्टेंस और टारगेट को इंडिकेट किया जाता है। इसमें कंपोनेंट होता है कि जीपीएस और एक रिसीवर होता है, एक से जनरेट करता है और एक रिसीव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमिट कर रहा है, यहाँ से टकराने के बाद ये फिर जनरेट, ये रिसीव करेगा। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस यानी क्या होता है? जीपीएस यानी क्या होता है? एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद सबका अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिससे कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन होने के बाद आप इसे ईजिली सैटेलाइट के थ्रू पोजीशन कर सकते हैं, चाहे जोग्राफिक करना हो, लॉन्गिट्यूडनल करना हो, जिस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन ईजी हो जाता है, मैपिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का पोजिशनिंग ईजी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो कि होता है ईडीएम, इसमें क्या होता है कि एक जो होता है क्या कि वो उसको फॉरवर्ड पाथ में जब जाता है, एक होता है रिफ्लेक्टर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर आता है, वहाँ से क्या करता है ये कैलकुलेट करता है कितना डिस्टेंस कितना डिस्टेंस आया, ये सब हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग एमसीक्यू की, और एमसीक्यू में हम लोग देखेंगे कि इसमें कि क्या क्या एमसीक्यू हमारा जन आया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। तो हम लोग के जैसे कि जानते हैं कि एक ईयर में हम लोग का जो एमसीक्यू रहता है वो होता है 10, उसमें से हम लोग को 7 बनाने होते हैं। 7 में से आप कोई भी 7 बना सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको जो श्योर 7 है वो पहले लिखें। ऐसा नहीं कि ए बी सी डी करके ऐसे लिखते जा रहे हैं, आपका मार्क्स कट जाएगा वैसे में। क्योंकि वो क्या करेगा कि ऊपर से सेलेक्ट कर लेगा कि जो ऊपर से अच्छा रहेगा वो सेलेक्ट आपको कर लेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको जो ए आ रहा है पहले ए बनाए, फिर मतलब जे आ रहा है तो जे बनाए, उसी तरह आपको जितना भी आ रहा है वो आप बनाते जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग, एक सेकेंड मैं पेन को कलर चेंज कर दे रहा हूँ। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस मोस्टली बाय, तो इसमें हम लोग देंगे C2S। अब देखिए कि यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो इसमें होता है सीमेंट में C2S, C3S, C3A, C3AF, ठीक है, एलाइट, बेलाइट, फेलाइट, सेलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे C2S जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। C3S होता है इनिशियल स्ट्रेंथ, मतलब अर्ली जब स्ट्रेंथ जब चाहिए होगा तो C3S आपको प्रोवाइड करेगा। जब लॉन्ग लास्टिंग यानी 1 साल 2 साल के बाद जब स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो C2S आपको प्रोवाइड करेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेनाइट इज ए फॉर्म ऑफ, तो सब कोई जानते हैं कि ग्रेनाइट क्या होता है, वो इग्नियस रॉक का फॉर्म होता है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का फॉर्म है, ठीक है। और ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का फॉर्म है तो उसमें क्या होता है कि रॉक के कितने टाइप होते हैं? इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। इग्नियस रॉक में ये हम लोग जानते हैं कि जब जो वोल्केनो इरप्शन होता है, जो मैग्मा जो निकल के आता है, जो मैग्मा निकलने के बाद क्या होता है कि वो ये सॉलिड स्टेट में आता है, वही हमारा क्या हो गया, इग्नियस रॉक हो जाता है। जब वही टूट टूट के पानी के थ्रू जब नीचे चला जाता है अर्थ में, मतलब कि पानी में चला जाता है, वहाँ पे सेडिमेंट जमते जमते जब होता है उसे हम लोग सेडिमेंट्री कहते हैं। और मेटामॉर्फिक में लेयर बाय लेयर स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, मतलब उसे हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं। विंड लोड इज कैलकुलेटेड एज पर, तो विंड लोड हम लोग को IS 875 पार्ट 3 से कैलकुलेट किया जाता है। HVAC स्टैंड्स फॉर, HVAC क्या चीज़ से स्टैंड करता है? वो होता है कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये स्टैंड करता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या इसमें रहता है, ब्रिक में क्या क्या कंपोनेंट
रहता है। तो ब्रिक में हम लोग को रहता है क्या, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, SALIM। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ, सिलिका और एलुमिना और लाइम और आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। मजे की बात बताऊं, आप सलीम से याद रख सकते हैं। सलीम और अनारकली तो आपको याद ही होगा, तो सलीम से याद कर सकते हैं। सलीम से एस से हो गया सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया। इसमें ये होता है कि ये सब सारे कंपोनेंट किसके होते हैं, ब्रिक में पाए जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट में। अब सिलिका क्या करता है, सिलिका हमें स्ट्रेंथ देता है, श्रिंकेज से बचाता है, वार्पिंग से बचाता है, रिमेन शेप को होल्ड करने में बचाता है, मतलब कि मदद करता है। अगर एक्सेस में अगर सिलिका डाल दें तो क्या होगा, कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्रिटलनेस बढ़ा देगा। एल्यूमिना का रोल क्या है, तो ये प्लास्टिसिटी को मेंटेन करता है और मोल्डिंग को इजी बनाता है। अगर एक्सेस में डाल दें तो ये श्रिंकेज कर देगा, वार्पिंग हो जाएगा और हार्ड ब्रिक बनेगा, ठीक है। अगर लाइम की बात करें तो ये एक्ट एज फ्लक्स के रूप में हम लोग करते हैं इसका यूज, फ्लक्स के रूप में इसलिए ऐसे यूज करते हैं, जैसे जैसे क्या होता है कि और सब जो कंस्टिट्यूएंट है उसको हाई टेम्परेचर पे चाहिए बर्न होने के लिए, ये क्या करता है कि उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, वो सबको नीचे ले आता है, इस कारण से कम ही टेम्परेचर पे लाता है। अगर लाइम ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, सेप बढ़ जाएगा। आप लोग सीमेंट के टेस्टिंग में पढ़े होंगे कि फ्री लाइम अगर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि साउंडनेस हो जाता है। साउंडनेस क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने के ही कारण होता है। उसी तरह आयरन ऑक्साइड आपको अगर रहेगा तो वो रेड कलर का अपीयर होगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लैक, ब्राउन या ब्लू कलर का हो जाएगा। मैग्नीशिया आपको येलो टिंट देगा, अगर ज़्यादा आप दे देंगे तो ये डीके कर देगा। अगर नेक्स्ट बात, हाँ, तो ये हमारा क्या होगा कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रेगुलेटरी, एक सेकेंड में कलर चेंज, हाँ, द रेगुलेटरी साइन इंडिकेट द स्पीड लिमिट कैटेगराइज इन रेगुलेटरी साइन, ट्रैफिक साइन, रेगुलेटरी साइन करता है। बार चार्ट इज सुटेबल फॉर, बार चार्ट क्या होता है, नॉर्मली छोटे प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करते हैं। प्लाईवुड इज मेड अप ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर इन सच ए वे द एंगल बिटवीन ग्रेन्स एंड एन लेयर 90 डिग्री पे मेंटेन होता है। प्रिवेंटिव प्रोफेशनल इथिक्स ऑन, मतलब क्या कि जो प्रिवेंटिव इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स किसके लिए यूज होता है कि जब एक्सीडेंट हो गया उसमें प्रिवेंट करने के लिए उसको हम लोग यूज इसका करते हैं। और द स्केल ऑन विच डाउन डीम स्विन कैन बी मेजर्ड इज नोन एज, एक सेकेंड में क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया शायद क्वेश्चन में कि आखिर ये क्वेश्चन कहा क्या रहा है। हाँ, सॉरी, द स्केल ऑन विच, थ्री डायमेंशन, तो इसमें डायगोनल स्केल को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर फोटो से इसी तरह फोटो या ग्राफिक्स से आपको समझने में हेल्प हुआ हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे दूसरे कॉलेज में भी शेयर करें, ताकि क्या हो कि जितने ज़्यादा ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने लोग आप लोग जुड़ेंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग लाइव कर सकते हैं। लाइव करने में ये होगा कि मैं पढ़ाऊँगा या बताऊँगा तो आप लोग उसमें उसी समय ईजिली इंटरेक्ट होकर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू या फिर सर्वेइंग के पीवाईक्यू को अच्छे से देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।